इधर रात को 11 बजे अर्जुन की 6 घंटे की पार्ट टाइम जॉब खत्म होती है। अर्जुन स्टोर रूम में जाकर कपड़े बदलता है और घर वापस जाने के लिए बाहर निकल जाता है। लोटस मॉल से बाहर निकलकर अर्जुन सीधे बस से अपने घर पहुंचता है, जहां डुप्लीकेट चाबी से वो घर का दरवाजा खोलता है। क्योंकि घर के सभी लोग सो चुके हैं, अर्जुन सीधे अपने छोटे से कमरे के बेड पर जाकर लेट जाता है। बेड पर लेटते ही उसकी आंखें लग जाती हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में बैरोमीटर से एक पाइप का प्रेशर चेक कर रहा है। बैरोमीटर लगाते ही उसमें लगा हुआ रेड बल्ब बीप की आवाज करने लगा और श्रीनिवासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगती है। वो अपने आप से कहता है, ओह, अभी भी लीकेज है, इस गैस लीक को रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्रोफेसर पास ही रखा हुआ एक चमकीला सूट पहन लेता है और एक लैडर के सहारे सामने की दीवार के ऊपरी कोने तक पहुंचता है, जहां से एक पाइप लेबोरेटरी से बाहर की तरफ जा रहा है। प्रोफेसर दीवार में बने एक छोटे से गोल ढक्कन को हटाता है। ढक्कन हटते ही एक नैरो सुरंग दिखाई देती है, जो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। प्रोफेसर अपने मुंह में टॉर्च दबाकर हाथों में टूल किट लेकर उस सुरंग में जाता है। सुरंग के अंदर प्रोफेसर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है। प्रोफेसर को आगे बढ़ने के लिए काफी जोर लगाना पड़ रहा है। ये सुरंग उसने आज से 10 साल पहले बनाना शुरू की थी और यहाँ से एक पाइप को एक सीवर लाइन से सीक्रेटली जोड़ा गया था, ताकि उससे फ्यूल तैयार की जा सके, जो श्रीनिवासन की बेसिक जरूरत है। काफी देर तक सुरंग में रेंगने के बाद श्रीनिवासन मेन सीवर लाइन तक पहुंचता है। वो अब एकदम हाफने लगता है। मेन सीवर लाइन से जुड़ी हुई पाइपलाइन, जिसकी गैस रिवर्स होने लगी थी, उसको श्रीनिवासन अलग करने की कोशिश करता है और घंटों की मशक्कत के बाद उस पाइपलाइन को सीवर लाइन से अलग कर लेता है। पाइपलाइन के अलग होते ही श्रीनिवासन चैन की सांस लेता है और वापस पीछे की तरफ अपनी लेबोरेटरी में जाने लगता है, जहां एक तरफ श्रीनिवासन पूरी रात से अपने लैब में आई खराबी को दुरुस्त करने में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह अर्जुन अपने कमरे में सो रहा है। तभी उसकी चाची की चीखती हुई आवाज अर्जुन के कानों में पड़ती है, उठ जा कमबख्त मारे, काम कौन करेगा। और उसकी नींद रोज की तरह खुल गई। अर्जुन अब पूरी तरह नींद से बाहर आ चुका था। रोज तुझे बताना पड़ेगा, मैंने कहा था ना सुबह 5 बजे उठने को, फिर तू क्यों नहीं उठा। घड़ी देख, 5:10 हो गए हैं, जल्दी से 2 मिनट में नीचे आ जा। बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उसको धोना है, उसके बाद नाश्ता भी बनाना है। अगर 2 मिनट में नीचे नहीं आया ना तो तुझे आज पूरा दिन खाना नहीं दूंगी। अर्जुन की चाची चिल्लाते हुए बोली और बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई। अर्जुन एक अनाथ लड़का है जो अपने चाचा चाची के साथ बचपन से रह रहा है। जहां चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं, वही चाची उसे फूटे मुंह पसंद नहीं करती। अर्जुन खुद में बड़बड़ा रहा है, तभी उसे चाची की चीखती आवाज फिर से सुनाई देती है, फिर से सो गया क्या। अर्जुन बोलता है, आया चाची जी, अपना बेड ठीक कर रहा था। वो बोलकर उठने को हुआ तो उसका सर दीवार से टकरा गया। वो भूल गया था कि उसका कमरा बहुत छोटा है। उस कमरे में एक सिंगल पलंग जितना स्पेस है। वो अपना सर मलता हुआ कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके कजिन बिट्टू और पिंकी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन में जाता है। किचन में ढेर सारे जूठे बर्तनों का अंबार लगा हुआ है। अर्जुन उस ढेर को देख रहा है। सोच क्या रहा है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर और अभी नाश्ता भी बनाना है। एक बार फिर चाची चिल्लाई। इधर अर्जुन के चाचा बरामदे में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे। जब उन्होंने चाची को चिल्लाते देखा तो धीरे से समझाने की कोशिश की, क्यों बेचारे को डांट रही हो, काम कर रहा है ना वो, तुम चुपचाप बैठकर अखबार पढ़ो, तुमसे किसी ने राय मांगी है क्या। चाची ने चाचा को लताड़ते हुए कहा, घर में बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तो इसे थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना। और सुन, जब तेरा बर्तन धोना हो जाए तो जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले। याद रखना, कल की तरह ना जले, नहीं तो सारा जला तुझे खिलाऊंगी। चाची ने रूखेपन से अर्जुन को डांटा। जी चाची जी, गलती नहीं होगी, वो धीमे से बोला। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार है। चाची अपने दोनों बच्चों को खाना परोस रही है। बेटा एक और ले, पिंकी तू भी ले दो पराठे, भरपेट खाना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, चाची बिट्टू और पिंकी से कहती है।
नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाया जाएगा, बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया है। पिंकी ने अपना फूला पेट दिखाते हुए कहा। चुपचाप से खा, कोई बहाना नहीं चलेगा, मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं कि तुम लोग दुबले हो गए हो, चाची बोलती है। मम्मी, मुझे 2 रोटी और दो, मैं खाऊंगा, पीछे से बिट्टू ने आवाज दी। चाचा जी देखते हैं कि अर्जुन अभी भी किचन में काम कर रहा है और कहते हैं, कोई उससे भी पूछ लो, उसे भी कॉलेज जाना है। हाँ हाँ खा लेगा, मैंने कौन सा रोका है। चाची चाचा को जवाब देती है। अर्जुन बेटा, फ्रिज में रात का खाना है, गर्म करके खा लेना, चाची ने बेरुखी से कहा। अर्जुन बिना कुछ बोले सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। अर्जुन की चाची अर्जुन को जाते हुए देखकर बोलती है, नखरे तो देखो इसके। अर्जुन अपने कमरे में पहुंचता है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी कंप्यूटर टेबल पे काम करने के लिए बैठ जाता है। इधर चाची नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अर्जुन उठकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने चाचा जी एक प्लेट में नाश्ता लेकर खड़े हैं। अरे चाचा जी, आपने तकलीफ क्यों की, अर्जुन ने कहा और प्लेट को चाचा के हाथों से ले लेता है। चाचा जी अंदर आ जाते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। अर्जुन नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख देता है और अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद चाचा जी पूछते हैं, तुम्हारा नया कॉलेज कैसा है। वैसा ही जैसे बाकी कॉलेज, कुछ अलग नहीं, अर्जुन ने बहुत ही रूखे मन से जवाब दिया। देखो अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारी चाची का व्यवहार तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अर्जुन बीच में उनको टोकता है, प्लीज चाचा जी फिर से शुरू मत हो जाइए, मुझे आदत हो चुकी है इन सब की, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, चाचा जी कहते हैं, जबकि अर्जुन अपने कंप्यूटर पर बिजी है। चाचा जी एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, अपनी जगह से उठ जाते हैं और अपनी ऊपर के शर्ट के पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर अर्जुन को देते हैं। रख लो, खर्चे पानी के लिए, चाचा जी कहते हैं। अर्जुन चाचा जी की तरफ देखता है और पैसे लेने में थोड़ा हिचकिचाता है। चाचा जी अर्जुन के संकोच को समझते हुए हमेशा की तरह अर्जुन की टेबल पर पैसे रख देते हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और बाहर निकल जाते हैं। एक तरफ अर्जुन अपने घर में है और कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन अपने बेसमेंट की लेबोरेटरी में अभी भी अपने इक्विपमेंट्स फिक्स करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद श्रीनिवासन लैब में रखे एक कंप्यूटर की तरफ जाता है और कैलकुलेशन करने के लिए डेटा एंट्री करता है और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। श्रीनिवासन एक लंबी गहरी सांस लेता है और उस ढांचे को देखता है जिसको उसने कपड़ों से ढक रखा है। श्रीनिवासन अपनी चेयर से उठता है और धीरे धीरे उस कपड़े से ढके हुए ढांचे की तरफ जाता है और कपड़े को ढांचे से हटाता है। कपड़ा हटते ही एक बड़ी सी कारनुमा गोल्डन कलर की मशीन दिखाई देती है, जो कि एक टाइम मशीन है। ये दिखने में एक एडवांस कार की तरह दिखती है, जिसे प्रोफेसर श्रीनिवासन ने काफी सालों से संभाल कर रखा है। प्रोफेसर बहुत ही ध्यान से उस टाइम मशीन का दरवाजा खोलता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठते ही श्रीनिवासन के जहन में वो दृश्य ताजा हो जाता है जब 30 सितंबर 1985 में बेंगलोर के साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में श्रीनिवासन जल्दबाजी में किसी मशीन को चालू करने में लगा हुआ है। तभी उसकी नजर विंडो से नीचे जाती है, जहां भारी संख्या में ईएसएफ कमांडोज यानी कि अर्थ सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडोज बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। श्रीनिवासन थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग उसे ही पकड़ने आ रहे हैं और कुछ ही मिनटों में वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे। श्रीनिवासन सारे मशीन सिस्टम के प्रोसेस को फेल कर देता है और एक टिपिकल पासवर्ड डाल के उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ताकि पासवर्ड डाल के मशीन को कभी भी चालू किया जा सके। श्रीनिवासन उस पासवर्ड को एक पेपर पर नोट कर लेता है। उस पेपर को एक छोटे से ब्लैक बॉक्स में रख देता है। ये ब्लैक बॉक्स दिखने में सिर्फ एक पेपर वेट जैसा दिखता है। उधर दूसरी तरफ ईएसएफ कमांडोज सेंटर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां श्रीनिवासन काम कर रहा है। हर तरफ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दो ताकि श्रीनिवासन भागने न पाए, कमांडोज की टीम की अगुवाई कर रहे ऑफिसर ने आदेश दिया। सारे कमांडोज लंबे एरिया में फैले टॉप फ्लोर की हाई सिक्योरिटी जोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने चीफ के आदेश का इंतजार करते हैं। चीफ का सिग्नल मिलते ही कुछ ही सेकंड में कमांडोज दरवाजे पर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं।
जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं पूरे हॉल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। वहां कोई भी नहीं है और अंदर चल रही सारी मशीन्स भी बंद है। धमाके जैसी आवाज के साथ श्रीनिवासन उस टाइम मशीन के साथ गायब हो जाता है।